सन 1960 में टीएच माइमन ने जो है रूबी लेजर को बनाया था। लेकिन रूबी लेजर का जो है दो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। पहला ये होता है कि जो हमें आउटपुट में लाइट देता है वो कंटीन्यूअस वेव के फॉर्म में नहीं देता है, बल्कि हमें पल्स के फॉर्म में देता है। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्रिएट करने के लिए जो है हमें लार्ज अमाउंट में ऑप्टिकल एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसके एक ही साल बाद 1961 में जो है एक ईरानियन अमेरिकन फिजिसिस्ट अली जामन ने जो है अपने साथियों के साथ मिलकर के जो है एक गैस लेजर बनाया। ये जो गैस लेजर होता है ये जो हमें लाइट देता है वो हमें कंटीन्यूअस वेव के फॉर्म में देता है, ये पल्स के रूप में नहीं देता है। और उस लेजर का नाम है हीलियम नियॉन लेजर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो हीलियम नियॉन लेजर है इसका बनावट कैसा है। तो अगर आप यहां पर फिगर में देखें तो ये जो है ये एक क्वार्टर ट्यूब होता है जो कि नैरो होता है। इस ट्यूब का जो लेंथ होता है ये होता है 50 सेंटीमीटर, जबकि इसका जो डायमीटर होता है ये होता है 1 सेंटीमीटर। और इस ट्यूब में जो है हम हीलियम नियॉन गैस के जो है मिक्सचर को भरते हैं। इनका जो रेशियो होता है ये होता है 10:1। इस रेशियो में जो है हम हीलियम नियॉन गैस के मिक्सचर को भरते हैं। यहां पर ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है इसके इस साइड को जो है हम सिल्वर की फुल कोटिंग करते हैं, जबकि इस साइड में जो है हम सिल्वर की पार्शियली कोटिंग करते हैं। यहां पर ये जो एटम्स होते हैं, इस ट्यूब के अंदर जो एटम्स होते हैं उन्हें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का सहारा लेते हैं। तो इसके लिए यहां पर हम क्या करते हैं कि हम यहां पर जो है एक कैथोड लगा देते हैं और यहां पर हम एक एनोड लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है इन्हें एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ देते हैं। तो यहां पर ये जो डीसी पावर सप्लाई किया जा रहा है ये लगभग होता है 10 किलो वोल्ट। यहां पर जो है हम एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का सहारा ले रहे हैं। हम रूबी लेजर के ही तरह जो है ऑप्टिकल पंपिंग के सहारे एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्यों नहीं भेज देते। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो गैस होता है इसके एटम का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत नैरो होता है। तो अगर मान ले कि यहां पर ये हो गया E1, ये हो गया यहां पर E1 और यहां पर जो है ये हो गया E2, ये यहां पर हो गया E2। तो अगर मान ले कि यहां पर जो है ये एक एटम है, इस एटम को जो है हमें E1 से E2 में भेजना है, तो हमें एक ऐसा लाइट यहां पर इंसिडेंट करना होगा ताकि उस लाइट का जो फोटोन होगा उसका जो एनर्जी होगा वो एनर्जी एग्जैक्टली बराबर हो यहां पर इन दोनों ही एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है वो। तो क्या ये इतना आसान है? देखें एनर्जी लेवल जो है ये बहुत नैरो है, तो ये इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए जो है हम यहां पर ऑप्टिकल पंपिंग का सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का सहारा लेते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसका वर्किंग कैसा है। तो उसके लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसे भी मैं यहां पर प्लॉट कर लेता हूं। तो यहां पर ये जो आपको F1 दिख रहा है ये है ग्राउंड स्टेट हीलियम एटम का, और यहां पर नियॉन एटम का जो है ये E1 ग्राउंड स्टेट है। और यहां पर ये जो आपको F2 दिख रहा है जिसका एनर्जी जो है ये कुछ इतना है, तो ये मेटा स्टेबल स्टेट होगा, और F3 भी यहां पर मेटा स्टेबल स्टेट होगा जिसका एनर्जी कुछ इतना है। और अगर नियॉन की बात करें तो यहां पर ये जो आपको E4 दिख रहा है ये होगा मेटा स्टेबल स्टेट जिसका एनर्जी कुछ इतना है, और E6 जो है ये भी है मेटा स्टेबल स्टेट जिसका एनर्जी लेवल कुछ इतना है। अभी मान लेते हैं कि यहां पर जो है कोई भी पावर सप्लाई नहीं किया गया है। तो ऐसे केस में देखिए क्या होगा, यहां पर हीलियम और नियॉन के जो एटम होंगे वो कहां पर होंगे, वो ग्राउंड स्टेट में होंगे। तो यहां पर मान लेते हैं कि कुछ एटम्स मैं बना लेता हूं जो कि यहां पर ग्राउंड स्टेट में है, और यहां पर ये जो नियॉन एटम है वो भी यहां पर ग्राउंड स्टेट में ही होंगे। तो यहां पर ये जो है ये नियॉन एटम ग्राउंड स्टेट में है। अब हम क्या करते हैं कि अब जो है हम यहां से पावर सप्लाई कर देते हैं। तो जब हम यहां पर पावर सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पर इस गैस के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर ऐसे इस गैस में फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर कुछ ऐसे यहां पर इस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा इसके पास काफी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये हीलियम के एटम से भी टकराएगा और नियॉन के भी एटम से टकराएगा। तो ज्यादा टकराने की जो
प्रोबेबिलिटी है वो देखिए हीलियम के ही एटम से है। क्यों? क्योंकि ये हीलियम जो एटम है वो काफी ज्यादा है, इनका जो रेशियो है वो कुछ इतना है, तो हीलियम का एटम ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के जो टकराने की प्रोबेबिलिटी है वो हीलियम एटम से ज्यादा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हीलियम के एटम से टकराता है तो जो इसके पास एनर्जी होता है वो एनर्जी जो है इस हीलियम एटम को ट्रांसफर कर देता है, जिससे क्या होता है कि यहां पर ये जो हीलियम एटम है ये चले जाते हैं यहां पर मेटा स्टेबल स्टेट में। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये जो दो एटम हैं, ये दो एटम यहां से चले आए इस F3 में, और यहां पर ये जो दो एटम आपको दिख रहे हैं ये हमने मान लिया कि ये यहां से चले आए इस F2 में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखें यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हीलियम के एटम से टकराया, जो कि एटम को जो है इलेक्ट्रॉन अपना जो है एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि कुछ एटम इस F2 में आ जाते हैं और कुछ एटम जो है यहां पर इस F3 में चले आते हैं। यहां आपके मन में आ सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नियॉन एटम से भी टकराया होगा, तो ये जो है ये यहां पर जो है ग्राउंड स्टेट से इस मेटास्टेबल स्टेट में क्यों नहीं आ जाता? देखिए जो नियॉन एटम होता है वो हीलियम के कंपेयर में मैसिव होता है, इसका जो मास होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो इसे जो है इन एटम्स को जो है एक्साइटेड स्टेट में या कहें जो मेटास्टेबल स्टेट है उसमें भेजने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो अभी हम मान लेते हैं कि जो हीलियम एटम है वो यहां पर इस मेटास्टेबल स्टेट में आ गए। अब क्या होगा देखें, यहां पर अपने आप जो है इन एटम्स को जो है नीचे आना चाहिए, इस जो है एक्साइटेड स्टेट से आना चाहिए कहां पर? इस ग्राउंड स्टेट में, और ये जो एनर्जी में डिफरेंस है इस एनर्जी के यहां पर जो है फोटोन को इमिट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप देखें यहां पर इसका जो एनर्जी है और इस लेवल का ये जो एनर्जी है ये लगभग लगभग बराबर है, और इस लेवल का जो एनर्जी है वो लगभग बराबर है इसके। तो इसलिए क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर ये जो नियॉन के एटम ग्राउंड स्टेट में है इन्हें ट्रांसफर कर देता है, ये जो है इन्हें क्या करता है कि यहां पर ये ट्रांसफर कर देता है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो एटम है ये कुछ E4 में आ जाएंगे और कुछ E6 में आ जाएंगे। तो यहां पर जो है ये हमने मान लिया कि यहां पर जो है चले आए कुछ E6 में, दो एटम मान लिया कि ये चले आए E6 में, और यहां पर ये जो दो एटम है ये चले आए इस मेटास्टेबल E4 में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ये जो है ये एनर्जी को यहां पर ट्रांसफर कर रहा है। ये जो एटम है हीलियम के एटम ये नियॉन के एटम से टकराते हैं, जिसके साथ जो है ये एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। सो कोलिजन के द्वारा जो है यहां पर होता है कोलिजन, इसीलिए एनर्जी का यहां पर हो जाता है ट्रांसफर। अब क्या होगा देखें, अब यहां पर इसका जो लाइफ टाइम होता है ये कितना होता है? मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स का जो लाइफ टाइम होता है ये लगभग होता है 10⁻³ सेकंड। इतने टाइम के बाद जो है इसे नीचे आना है। तो अब यहां पर देखिए एटम्स का जो है ट्रांजिशन किस तरह से हो सकता है। यहां पर ये जो E6 में एटम है ये सीधे यहां पर जो है E6 से जो है E5 में आ सकते हैं, या फिर ये जो एटम E6 में है ये E6 से जो है ये यहां पर E3 में आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और यहां पर ये जो एटम E4 में है ये जो है यहां पर E4 से जो है यहां पर ये E3 में आ सकते हैं। सो यहां पर ये E3 में आ सकते हैं। तो अब अगर एटम्स जो है यहां पर E6 से जो है E5 में आता है तो यहां पर ये जो फोटोन इमिट करेगा ये विजिबल नहीं होगा। इसका जो वेवलेंथ होता है ये होता है 3.39 माइक्रोमीटर। तो ये जो होता है ये इंफ्रारेड में होता है, इंफ्रारेड में होता है ये। उसी तरह से यहां पर ये वाला जो फोटोन होगा जो कि यहां पर इमिट होगा, इसका जो वेवलेंथ होता है, इस फोटोन का जो वेवलेंथ होता है वो होता है यहां पर 1.5 माइक्रोमीटर। ये भी इंफ्रारेड में ही होता है, ये भी विजिबल नहीं होता है। तो विजिबल कौन होता है? विजिबल यहां पर ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये वाला ट्रांजिशन होता है, जब E6 से जो है ये E3 में होता जाता है तब। तो यहां पर ये जो फोटोन इमिट होता है ये रेड लाइट का होता है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये होता है यहां पर 63328 एंगस्ट्रॉम के। तो ये रेड कलर का फोटोन होता है।
तो यही विजिबल होता है और यही हमें जो है यहां पर आउटपुट के तौर पे मिलता है। तो अब यहां पर ये जो फोटोन इमिट होता है रेड कलर का, ये क्या करता है कि यहां पर ये जो और एटम होते हैं इनके साथ ये कोलाइड करता है, जिससे क्या होता है कि यहां पर होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो लगातार जब स्टिमुलेटेड इमिशन होगा तो यहां पर फोटोन जो है वो बढ़ते जाएंगे। हर एक फोटोन का जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और फेज होगा वो सेम होगा, तो वो सारे फोटोन जो है वो यहां पर कभी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो यहां पर रिफ्लेक्ट किए जाएंगे, तो फिर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो कुछ देर बाद क्या होगा कि यहां पर जो है एक हाई इंटेंसिटी का लाइट बीम हमें मिल जाता है। तो जब ये एक हाई इंटेंसिटी लाइट बीम यहां पर बन जाएगा तो ये जो हाई इंटेंसिटी का लाइट बीम होगा, इन्हें जो है ये जो पार्सली सिल्वर की कोटिंग की गई है ये रोक नहीं पाता है और यहां से ये आगे बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और हमें जो है यहां पर कंटीन्यूअस वेव के तौर पे लाइट मिलता है। तो अब देखिए क्या होगा, यहां पर ये जो एटम है ये इस E3 में आने लगेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो एटम होते हैं ये E3 से जो है यहां पर इस E2 में आते हैं। यहां पर होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन और यहां पर जो है इनकोहेरेंट लाइट इमिट होता है। और उसके बाद जो है E2 से जब E1 में आता है तो ये जो ट्यूब है इसके वॉल से जो है टकराते हुए आता है। इसीलिए हम इस क्वार्टज ट्यूब को जो है हम नैरो रखते हैं। अगर मान ले कि ये जो ट्यूब है ये काफी चौड़ा है, मान ले कि हमने जो है इस ट्यूब को काफी चौड़ा बना दिया, तो उस केस में देखिए क्या होगा। मान ले कि यहां पर जो है ये एक एटम है, ये एक नियॉन एटम है जो कि यहां पर इस E2 में है और ये E2 से E1 में आएगा। तो अगर वॉल से टकराते हुए आएगा तो देखे क्या होगा, यहां पर इस वॉल से टकराने में जो है काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो ट्यूब है ये काफी चौड़ा है तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां से E2 से E1 में आने में अगर काफी ज्यादा टाइम लगेगा और हीलियम एटम जो है यहां पर पहले से ही है कि एटम को जो है यहां पर एक्साइटेड स्टेट या कहें मेटास्टेबल स्टेट में भेजना है, तो फिर यहां पर टाइम मैच नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम जो है इस ट्यूब को नैरो कर देते हैं, चलिए मान लेते हैं कि हमने जो है ट्यूब को क्या किया, हमने ट्यूब को यहां पर नैरो कर दिया और एक एटम है, यहां पर एटम हो गया हीलियम एटम जो कि यहां पर इस E2 में है। तो चूंकि यहां पर ये जो ट्यूब है ये काफी नैरो है, तो अब देखिए टकराने में यहां पर जो है काफी कम टाइम लगेगा। तो अगर कम टाइम लगेगा तो इसका मतलब कि E2 से E1 में आने में जो है काफी कम टाइम लगेगा। तो अब ये जो हीलियम एटम है ये यहां पर जो है इन एटम्स को जो है एक्साइटेड स्टेट या कहें मेटास्टेबल स्टेट में भेज देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये यहां पर लगातार चलता रहता है और हमें जो है यहां पर आउटपुट में कंटीन्यूअस वेव के फॉर्म में लाइट मिलता रहता है। अब जाते जाते मैं जो है डॉक्टर KB माधुरी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं उन्हीं के लेक्चर्स को देख के बना पाया हूं। उन्होंने जो है उस वीडियो में ऐसी और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं जो कि मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वह जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो आप जान पाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है दूसरे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।